चलिए, तो हम आपको पार्ट बी सरफेस केमिस्ट्री का लेसन नंबर 5 पढ़ा रहे थे, जिसमें आपका बी पार्ट जो था वो था उत्प्रेरण। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्प्रेरण। उत्प्रेरण को इंग्लिश में कहते हैं कैटालिसिस। ठीक है, तो ध्यान देंगे उत्प्रेरण क्या होते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरक वह पदार्थ होते हैं ये किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर दें या बढ़ा दें। ठीक है ना, किसी न किसी रूप में अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। ध्यान देंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं तथा यह अभिक्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख लें कि इसका उदाहरण क्या हो सकता है। देखिए, एक होता है आपका KClO3, इसका नाम होता है पोटेशियम क्लोरेट। लिख देता हूं मैं यहाँ पर, शायद उस दिन भी बताया था, पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है ना, जब इसको 250 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर एक कैटलिस्ट होता है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है तो KCl बनता है, जिसका नाम पोटेशियम क्लोराइड, और ऑक्सीजन गैस बनती है। बैलेंस करने के लिए इस तरह से इसको बैलेंस कर देंगे। पोटेशियम 2 LHS RHS के बराबर होना चाहिए, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। 2 पोटेशियम है, 2 पोटेशियम आपके Cl2 मौजूद है, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 ऑक्सीजन मौजूद। इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक की यदि हम बात करें तो उत्प्रेरक हमारा जो है उत्प्रेरक वो है MnO2 आपका ये उत्प्रेरक है, और ये संपूर्ण अभिक्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। ठीक है, ये रिएक्शन 250 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होती है। यदि ये MnO2 इसमें न डाला जाए, न रखा जाए कैटालिसिस, तो अभिक्रिया बहुत मंद गति से, धीमी गति से होगी, और MnO2 जैसे ही इसको इसके संपर्क में रख दिया जाता है, इसमें डाल दिया जाता है, तो अभिक्रिया बहुत तेजी गति से होने लगती है, और ये ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। हम ये कह सकते हैं कि जब पोटेशियम क्लोरेट को मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में 250 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो आपके उत्प्रेरण हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से उत्प्रेरण आपके लेवल पर यानी बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। तो उत्प्रेरण के बारे में हम आपको बताते हैं कि उत्प्रेरण के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हेडिंग, दूसरा हेडिंग हो गया हमारा उत्प्रेरण के प्रकार। उत्प्रेरण के प्रकार।
उत्प्रेरण के प्रकार। तो देख लेंगे, है ना, ये उत्प्रेरण दो प्रकार के होते हैं, बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, भौतिक अवस्था के आधार पर, नंबर दो, रासायनिक क्रियाविधि के आधार पर। रासायनिक क्रियाविधि के आधार। ओके, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, ऊपर से साफ कर लेते हैं इसको। सबसे पहले लिखते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर नंबर एक, समांगी उत्प्रेरण। नंबर दो, विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है, तो आपका पहला समांगी और दूसरा विषमांगी उत्प्रेरण है। ठीक है ना, तो देखेंगे, सबसे पहले ये जानेंगे कि समांगी उत्प्रेरण क्या होते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण क्या होते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए कि समांगी उत्प्रेरण वो होते हैं जिनमें प्रवस्था का मान एक होता है, अर्थात अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की प्रवस्था का मान एक हो तो समांगी उत्प्रेरण अर्थात होमोजीनियस कैटालिसिस, तथा जिनमें अभिकारक तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था का मान दो या दो से अधिक हो तो विषमांगी उत्प्रेरण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ ले लेते हैं और इनकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं वो देख लेंगे। सबसे पहले समांगी उत्प्रेरण को लिखेंगे, इसमें लिख सकते हैं, है ना, यहाँ लिख सकते हैं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक एवं उत्प्रेरक दोनों की फेज का मान अर्थात प्रवस्था का मान, फेज का मान एक होता है, समांगी उत्प्रेरण कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। SO2 एक गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो गैस स्टेट में होती है, प्लस एक गैस होती है ऑक्सीजन, ये भी गैस अवस्था में होती है। यहाँ पर इन दोनों को, ये दोनों जब इसकी हम बात करें और इसकी हम बात करेंगे, NO की उपस्थिति में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। यहाँ पर इसकी हम बात करें तो ये अभिकारक है, इसको कहते हैं अभिकारक, और इसकी यदि हम बात करें तो इसको कहेंगे उत्प्रेरक, ये भी गैस अवस्था में है। तो देखेंगे गैस और गैस ये अभिकारक हैं और ये उत्प्रेरक भी गैस अवस्था में है, अर्थात दोनों की प्रवस्था का मान सेम है, अर्थात एक है, दोनों गैस अवस्था में हैं। तो हम यहाँ पर ये गैस बनती है जिसका नाम होता है 2SO3। सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया NO उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीजन गैस से कराई जाती है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है।
ठीक है ना। ये भी आपकी गैस स्टेट में होती है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड ये गैस बनती है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करें तो देखिए एस्टर होते हैं, एस्टर की पहचान होती है इस तरह से, ये आपका फंक्शनल ग्रुप होता है C+O, इसको कहते हैं एस्टर से लेफ्ट और राइट अर्थात अग्रिम और पक्ष में, है ना, लेफ्ट और राइट में जुड़ा एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर हम CH3 जोड़ देते हैं, एल्काइल मिथाइल है, और यहाँ पर आपका C2H5 यहाँ पर आपका एथाइल एल्काइल ग्रुप जोड़ देते हैं। तो इसको हम यदि नाम की बात करें तो इसका नाम होगा इथाइल एसीटेट, है ना, क्या नाम, एथिल एसीटेट लिख सकते हैं इसको, एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का जल अपघटन किया जाता है H आयन या OH आयन की उपस्थिति में। बेसिक या एसिडिक मीडियम में जब एथिल एसीटेट का जल अपघटन किया जाता है तो यहाँ पर H या OH आयन की उपस्थिति में, तो देखिए CH3COO एक तो बनता है CH3COOH प्लस बनता है C2H5OH। देखेंगे यहाँ पर इसकी प्रवस्था का मान जो होता है वो L होता है, लिक्विड होता है, ये भी आपका लिक्विड फॉर्म में होता है और यहाँ पर भी आपके ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई जब अभिकारक भी आपका द्रवावस्था में है और उत्प्रेरक भी आपका द्रवावस्था में है तो दोनों की प्रवस्था का मान फेस इजिकल टू कितना हो गया 1, फेस इजिकल टू 1। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये आपका होमोजीनियस कैटालिसिस है, कैटालिसिस, ठीक है, होमोजीनियस कैटालिसिस है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, एक बार दोबारा देख लेंगे, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक एवं उत्प्रेरक दोनों की फेस का मान 1 होता है समांगी उत्प्रेरण कहलाते हैं, ठीक है जी। अब एग्जांपल के लिए SO2 की क्रिया NO की उपस्थिति में ऑक्सीजन गैस से कराई जाए तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है, सभी की फेस का मान आपका 1 ही है तो इसलिए समांगी उत्प्रेरण है। इसी प्रकार यहाँ पर एस्टरिफिकेशन कहते हैं इस अभिक्रिया को। इथाइल एसीटेट का क्या किया जाए, जल अपघटन किया जाए तो आपका एसिटिक एसिड बनता है और इथाइल अल्कोहल बनता है, तो दोनों की प्रवस्थाओं का मान 1 होता है, इसलिए इसको भी हम कह सकते हैं कि ये आपका समांगी उत्प्रेरण है। अब बात करते हैं अब दूसरी, विषमांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं। तो देखिए जिस प्रकार हमने ये लिखा है ठीक इसके अपोजिट होता है, यानी इसके विपरीत होता है विषमांगी उत्प्रेरण। हम ये कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं, हेडिंग डालेंगे विषमांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण, इसको इंग्लिश की यदि हम बात करें तो कहते हैं इसको हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है। अब वहां पर हमने कहा था कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें प्रवस्था का मान, है ना, 1 हो, फेस का मान 1 हो, अभिकारक और आपका उत्प्रेरक दोनों की प्रवस्था का मान 1 हो तो समांगी उत्प्रेरण होगा। तो इसी प्रकार इसके विपरीत यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की प्रवस्था का मान 2 या 2 से अधिक होता है तो उसको कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। यहाँ लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक एवं उत्प्रेरक, अभिकारक एवं उत्प्रेरक दोनों की फेस का मान 2 या 2 से अधिक होता है, विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है।
ठीक है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, उदाहरण के लिए देखिए, फॉर एग्जांपल के रूप में आपकी अमोनिया गैस जो होती है NH3 की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर ये रिएक्शन एक कैटालिसिस होता है जिसका नाम होता है प्लैटिनम। प्लैटिनम की उपस्थिति में लगभग 800 सेंटीग्रेड पर होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक आपका NO आपकी बनती है प्लस जल का मॉलिक्यूल बनता है। ध्यान देंगे कि इस अभिक्रिया में आपका ये भी गैस अवस्था में होती है, ये भी गैस अवस्था में होती है, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ये आपकी गैस स्टेट में होती है और ये फिर लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यहाँ देखेंगे ध्यानपूर्वक, मैं मार्क कर देता हूँ एक बार। तो देखिए यहाँ अभिकारक, पहली बात तो अभिकारक दोनों अभिकारक है, ये अभिकारक गैस अवस्था में है, लेकिन उत्प्रेरक आपका जो है वो ठोस अवस्था में है। यहाँ पर भी आपका जो उत्पाद बना है गैस अवस्था में और ये लिक्विड अवस्था में। तो यहाँ पर फेज का मान चेंज हो गया, 2 हो गई, ये गैस स्टेट और ये आपकी सॉलिड स्टेट। तो हम ये कह सकते हैं इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए देख लेंगे, यहाँ पर आपका 4 और यहाँ पर 5, यहाँ 4 और 6, अर्थात इस रिएक्शन को याद करने के लिए सबसे बेस्ट जो ट्रिक है वो है 45 = 46। 45 और 46 पहले लगा लेंगे, 45 यहाँ पर और फिर यहाँ पर 46, रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान देंगे, जब अमोनिया की अभिक्रिया प्लैटिनम की उपस्थिति में, प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 800 सेंटीग्रेड ताप पर कराई जाती है या इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है, तो NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड तथा जल का मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि फेस फेस का मान कितना है भाई, यहाँ पर आपकी 3 हो गया, फेस = 3। तो यहाँ पर जो कैटालिसिस हो गया हमारा वो हेट्रोजीनियस हो गया, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस सिद्ध हो गया, ठीक है। इसके और अगला एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे आपका जो वनस्पति घी बनता है वो वनस्पति तेल से बनता है। वनस्पति तेल ले लिया, ये आपका जो होता है वनस्पति तेल में लिक्विड फेस में होता है, प्लस इसका हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है। जैसे ही हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है निकेल की उपस्थिति में कराया जाता है और ये आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, ये गैस फॉर्म में होती है, यहाँ पर वनस्पति घी बन जाता है, ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म में होता है और कई बार जमने के कारण सॉलिड में भी बन जाता है, लेकिन टेम्परेचर देने के कारण ये लिक्विड फेस में रहता है। तो इसके 2 एग्जाम्पल, सबसे पहले अमोनिया का ऑक्सीकरण बताया था, दूसरा हमने वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए निकेल जैसे कैटालिसिस की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, तब वनस्पति घी बनता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फेस का मान कितना है, फेस आपका लिक्विड गैस सॉलिड, इसका फेस = कितनी हो गई 3, इसलिए आपका कैसा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने आपको पढ़ाया उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। भौतिक अवस्था के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरी रासायनिक क्रियाविधि के आधार पर। फिर हमने ये बताया है कि रासायनिक भौतिक अवस्था के आधार पर कितने होते हैं, 2 होते हैं, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरण। दोनों को हमने आज डिफाइन किया है, दोनों की डेफिनेशन लिखवाई है ना, इसके दोनों के 2 उदाहरण लिखवाए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में रासायनिक क्रियाविधि के आधार पर उत्प्रेरण कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताएंगे। तब तक के लिए